अपन लोगों ने देखो स्टमक तक की जितनी चीज़ें थी अपन ने कंप्लीट कर ली अभी, ठीक है। स्टमक में मेन काम था प्रोटीन डाइजेशन का, वो अपन ने बता दिया। स्टमक के बाद जो अगला पार्ट आता है अपने जीआईटी का, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, ठीक है, आ रहा है, वो क्या है, डियोडिनम। स्टमक के बाद क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, डियोडिनम, फिर जेजिनम, फिर इलियम, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो अभी जो अपन पोर्शन पढ़ रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने माउथ का पढ़ लिया, इसोफेगस में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। फिर स्टमक का पढ़ लिया अच्छे से सारा जितना था, ठीक है। और स्टमक के बाद अपन आएंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वैलिड होता है पॉइंट, समझ में? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर लेयर है, बता रखा है, और वो पूरी मस्कुलर लेयर चर्निंग मूवमेंट्स करती है। चर्निंग मतलब चबाने वाले, ऐसे मूव करती है ताकि फूड मिक्स हो। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही ना, ये चीज़ पता है तो वही लिखा है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग से नर्वस सिस्टम की कुछ कुछ चीज़ें होती है, वो भी इन्वॉल्व होती है। तो जो चर्निंग मूवमेंट्स होंगे ना इसमें बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अभी तक का, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल वाली लेयर है वो मूव करेगी। मस्कुलर मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो इसने वर्ड लिखा ना जनरेटेड, ये इसका लोकल नर्वस सिस्टम यहाँ पे कुछ होता है वो जनरेट करता है कि इसकी जो मस्कुलर लेयर थी ना सर्कुलर और अपना कौन सी लॉन्जिट्यूडनल वाली, उनमें कुछ पेचेस होते हैं, ठीक है कुछ नोड्स होते हैं, वो इम्पल्स, जैसे अपने हाथ में ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है तभी हाथ धड़क रहा है ना, ऐसा फड़फड़ा रहा है ऐसा। तो ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है ना मस्कुलर वाली, उसमें भी ऐसे कुछ कुछ जैसे ऐसे नोड है वहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो नोड्यूल्स यहाँ पे ऐसे इम्पल्स देंगे, उन्होंने जैसे इम्पल्स दिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लोकलाइज्ड नर्वस सिस्टम वहाँ का, ठीक है। वो वहाँ की चीज़ों को ऐसे हिलाएगा, वरना स्टमक में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अपन ने कि नर्वस सिस्टम अलग से उसको ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है। इसोफेगस में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, सिर्फ यही पढ़ा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ये चीज़ तुमको कैसे यहाँ पे समझाता हूँ मैं ये अपन ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम पार्ट है, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। अब इधर आता है लीवर, ये चीज़ पता है। स्टमक के जस्ट नीचे आता है पेनक्रिया, और पेनक्रिया की डेफिनेशन में बताया था कि सी शेप डियोडिनम के बीच में सिचुएटेड है ना, पढ़ा था, ये देख लो बुक में, सी शेप डियोडिनम के बीच में सिचुएटेड है। तो जब पेनक्रिया इसमें पढ़ोगे ना तो उसमें ये आएगा ऐसा, ठीक है। तो पेनक्रिया यहीं पे ऐसा कुछ होता है, ये, ठीक है, ये हो गया, ये डियोडिनम हो गया। तो अपन ने जो ग्लैंड्स पढ़ी थी, तो ग्लैंड्स में 3 थी, सलाइवरी का काम ऊपर हो गया, अब बची नीचे 2, पेनक्रिया और लीवर, दोनों यहाँ हैं। तो इन दोनों के जो सिक्रीशंस है, जो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है, तो खाना तो अपन ने इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खाया है ना, वो अंदर ही रहे, खाना बाहर थोड़ी चले जाएगा कि वो लीवर के पास गया, लीवर वहाँ अपनी चीज़ें मिक्स करेगा और खाना वापस आएगा, नहीं, लीवर अपनी डक्ट लाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें भी मैंने तुमको अलग से पढ़ा दी है पहले, लीवर अपनी डक्ट लाएगा, पेनक्रिया अपनी डक्ट लाएगा, दोनों अपनी डक्ट मिला के इसमें खुल जाएंगे। लीवर की अपनी डक्ट होती है, पेनक्रिया की अपनी डक्ट होती है, दोनों डक्ट आएगी, मिलेगी और काय में खुलेगी, डियोडिनम में। देखो लीवर के 2 लोब है, लीवर को हेपेटा बोलते हैं। तो राइट हेपेटिक डक्ट, देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा लीवर ये है, पेनक्रिया इधर है, स्टमक यहाँ है, और डियोडिनम ये सी शेप यहाँ पे है, ठीक है। तो लीवर से, लीवर के जो दोनों लोब हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, दोनों जब मिलेगी तो लीवर की कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगी।
और लीवर के जस्ट वहीं होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर का काम है लीवर ने जो बाइल बनाया है उसको कॉन्सेंट्रेट करना, गाढ़ा करना, ठीक है। ये तो गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट प्लस इसकी कॉमन हेपेटिक डक्ट, दोनों से आई मिल गई तो कॉमन कर दिया। कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट दोनों बाइल ला रही है ना, तो इन ये दोनों जब मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और पैनक्रिया से जो आई है उसको बोला पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके बनाएगी जो डक्ट रहेगी वो डिओडेनम में खुलेगी। यहाँ पे इतना आया समझ में, सारी चीज़ें पहले की है। आ रहा है, नींद आ रही है, आ रहा है तुझे नींद आ रही है, क्यों? धीरे बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अच्छा, वॉल्यूम का इशू हो रहा है, उधर से बोलो ना। अभी आ रही है, अब आई, अब ठीक है, अब आ जाएगी। तो इतना समझ में आया। पहले की चीज़ें अगर तुमने पढ़ी होगी ना तो तुमको डक्ट वक्त की चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले के लेक्चर देख लेना, ठीक है। लीवर की डक्ट प्लस पैनक्रिया की डक्ट जो आई वो काय में खुलेगी, डिओडिनम में। अब डिओडिनम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो जैसे स्टमक के अंदर स्टमक की कुछ सेल सिक्रेट कर रही थी ना चीज़ें, HCl, पेप्सिन, ये सब स्टमक खुद सिक्रेट कर रहा था, तो ऐसे डिओडिनम की चीज़ें भी तो कुछ खुद डिओडिनम सिक्रेट करेगा ना। और डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपनी कुछ चीज़ें सिक्रेट करेगी ना जो डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें सिक्रेट हुई, एक लीवर की आई, एक पैनक्रिया की आई, और एक और थर्ड खुद डिओडिनम की, मतलब खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो 3 जूसेस आएंगे यहाँ, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस आएगा, लीवर से आएगा बाइल, उसको जूस में नहीं बोलेंगे, या बाइल जूस बोल दो, ठीक है। तो लीवर से क्या आया, बाइल जूस, पैनक्रिया से क्या आया, पैनक्रियाटिक जूस, और ये इंटेस्टाइन है स्मॉल, तो इंटेस्टाइन से क्या है, इंटेस्टिनल जूस। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जो खाना अपना स्टमक से आया है ना, और जो डिओडिनम में आगे आएगा, तो यहाँ पे काइम बोला था, तो काइम यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर को क्रॉस करके डिओडिनम में आ गया अभी पूरा खाना। और ये एसिडिक था, तो डिओडिनम एसिड से दिक्कत रहेगी ना उसको, तो डिओडिनम भी म्यूकोस सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो डिओडिनम के पास एक स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि डिओडिनम की सब म्यूकोसा में होती है। पूरी जीआईटी की जितनी भी ग्लैंड्स है सब काय में होगी, म्यूकोसा में, और म्यूकोसा की भी लैमिनिया प्रोप्रिया में, ठीक है। बट डिओडिनम में एक स्पेशल होगी जिसका नाम क्या होगा, ब्रूनर्स ग्लैंड, और वो ब्रूनर्स ग्लैंड काय में आएगी, इसकी सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, सिरोसा, लेक्चर किए था पुराने टाइम। सिरोसा बाहर वाली लेयर थी, फिर मस्कुलैरिस आ रही थी, फिर सब म्यूकोसा आ रही थी, अंदर की म्यूकोसा थी, और बीच का जो गैप था उसको ल्यूमेन बोला था, ठीक है। तो सारी जो ग्लैंड्स होती है इसकी वो म्यूकोसा में होती है, और म्यूकोसा की लैमिनिया प्रोप्रिया में होती है, ठीक है। लेकिन डिओडिनम में स्पेशली उसकी सब म्यूकोसा में भी ग्लैंड्स होगी जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि म्यूकस सिक्रीट करेगी। और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देख स्टमक से एसिडिक कंटेंट आ रहा है, और डिओडिनम में जो कंटेंट आएगा, या डिओडिनम जो खुद का निकाल रहा है कंटेंट, वो बेसिक होगा। तो एसिड से भी बॉडी को दिक्कत है, बेस से भी दिक्कत है। बेस एसिड से ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए ना, समझ गए। जो नॉर्मल म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, गॉबलेट सेल जो कर रही है, उससे यहाँ काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एसिड आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पूरा खाना ही एसिडिक आ रहा है, और बेस भी सिक्रेट होगा ऊपर से, तो बहुत दिक्कत है। इसलिए इसको म्यूकस ज़्यादा चाहिए, इसीलिए यहाँ ब्रूनर्स ग्लैंड अलग से है, सिर्फ डिओडिनम में होती है और कहीं नहीं होती है, ठीक है। तो ये खाना सबसे पहले एसिडिक ही आया, थोड़ी देर बाद वो बेसिक हो जाएगा, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी कहीं,
आगे वो नॉर्मल गॉबलेट सेल से काम चल जाएगा, ठीक है। इतना आया है यहाँ पे अभी समझ में तुम लोगों को, ये आया, हाँ ठीक है। खाना यहाँ पे आ गया, पूरा खाना है जो भी अपना है, ये स्टमक का यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ सबसे पहले क्या चीज़ काम करेगी जो अपने को पढ़ना है, पैनक्रिया की, ठीक है। पैनक्रिया की चीज़ें पहले आएगी, पैनक्रिया और लीवर की पहले आएगी, ठीक है, पहले नंबर पे। और सेकंड नंबर पे आएगी इंटेस्टाइन की, खुद की। तो खाना आ गया, मैंने बताया 3 जगह से जूस आ रहे थे, लीवर से, पैनक्रिया से और खुद डिओडिनम का या इंटेस्टाइन का। तो सबसे पहले उस खाने पे काम कौन करेगा जो स्टमक से आया है, पैनक्रिया और लीवर वाले, वो अपना काम पहले करेंगे। फिर उनसे जो छोटी छोटी चीज़ें और हुई है, छोटे छोटे टुकड़े या उसके जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, उस पर कौन काम करेगा, इंटेस्टाइन का जूस। तो इंटेस्टाइन का जूस सबसे लास्ट में काम करेगा, ये याद रखना। पहले किसका काम करेगा, पैनक्रिया और लीवर का, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पढ़नी है और यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं बताते जाता हूँ। तो सिक्रीशंस रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ना है, तो इसमें किस किस चीज़ के सिक्रीशंस रिलीज हुए हैं, बाइल कौन करेगा, लीवर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेटेड बाइल दे देगा और लीवर जो नॉर्मल बाइल बना रहा है, ठीक है। सेकेंड है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पहला बाइल हो गया पैनक्रियाटिक जूस, और थर्ड पे आता है अपना इंटेस्टिनल जूस। तीनों चीज़ें बता दी है, ठीक है। और ऊपर की जो दोनों है बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, ये जब तुम पुराने लेक्चर देखोगे तो हेपेटो लीवर से आ रही थी, पैनक्रिया की डक्ट जब ये दोनों मिलके डिओडिनम में ओपन होगी तो उस कॉमन डक्ट को क्या बोलेंगे, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। सबके अपने अन्य नाम थे। ये आगे पक्का पुराने लेक्चर देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, उसमें अच्छे से समझा रखा है कि रिवर की राइट लेफ्ट डक्ट, सिस्टिक डक्ट ये कैसे जोड़ रही है और यहाँ पे कैसे आ रही है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब आते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। अब पैनक्रियाटिक जूस देखो 3 था, लीवर, पैनक्रिया, इंटेस्टाइन। स्टार्ट करते हैं अपन पैनक्रियाटिक जूस से। पैनक्रिया में जो भी चीज़ें आ गई वो जूस बन गया, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में जितने एंजाइम्स होते हैं ना वो इनएक्टिव, कहीं के भी ले लो एंजाइम्स पहले इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, समझे ये चीज़, हाँ। तो इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में भी, उनको भी एक्टिव करना पड़ता है। तो वहाँ पे स्टमक में HCl एक्टिव कर रहा था ना, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक्टिव करेगी यहाँ के एंजाइम्स को, हाँ। देख यहाँ पे भी अगर ये एक्टिव रहे तो यहाँ पे भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग वाले होंगे, सब होंगे, तो खुद की इंटेस्टाइन को खाने लग जाएंगे ना। तो इनएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इनका जब तक खाना नहीं मिले, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस पहले कैसा होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स, स्टमक में भी इनएक्टिव, ठीक है। तो एंजाइम्स रिलीज किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और बाद में किसी चीज़ से एक्टिव होते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है। ये होगा। अब अपना आता है कि पैनक्रियाटिक जूस के कंटेंट क्या क्या है। ये पैनक्रिया, ये लीवर है, इंटेस्टाइन खुद ही है। पैनक्रिया से क्या क्या चीज़ें आ रही है, तो टोटल 6 एंजाइम्स आते हैं पैनक्रिया से, 6, ठीक है। 6 एंजाइम आ रहे हैं। मुंह में एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, स्टमक में भी एंजाइम एक ही था, क्या, पेप्सिनोजन, जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था HCl के साथ। बट यहाँ पे 6 हैं, 1 1 6, ठीक है। 6 में कौन से, ये जो 3 है ना स्टार्टिंग के 1 2 3, पहले का नाम है ट्रिप्सिनोजन, दूसरे का है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरे का है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। तो ये तीनों प्रोटीन से रिलेटेड है। अपन ने खाना खाया उसमें तीनों चीज़ें थी, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये जो 3 एंजाइम है ना, ये 3 एंजाइम तुम्हारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। देखो स्टमक में पूरे प्रोटीन्स नहीं टूटे थे, ठीक है। प्रोटीन जब टूटे थे तो प्रोटियोसेस प्लस पेप्टोन्स में टूटे थे, ठीक है। तो हाँ, प्रोटियोसेस प्लस पेप्टोन्स में टूटे थे। अब उनको आगे और भी तो तोड़ना पड़ेगा ना। प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड तक ले जाना पड़ेगा ना उनको छोटे छोटे फॉर्म में कर करके, पॉली से ऑलिगो, डाई, मोनो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या करेगी, ये 3 प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये तीनों बस
एक स्लाइड, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी? प्रोटीन्स, ठीक है। अब तुम बता दो अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? अमाइलेज वर्ड बताया था मैंने, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए होता है बताओ? बताया था मैंने, याद है? नहीं याद है? अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। मुंह में था सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन बोला था, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, 30% कन्वर्ट कर रहा था। आगे याद? आज का ही था है, ठीक है। हाँ, तो अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? लिपिड्स को। और न्यूक्लियस, देखो अगर तुमको एक सेल को डाइजेस्ट करना है, कोई भी एक सेल है, तुम कुछ भी खा रहे हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सेल में ये 3 चीज़ें होगी। उसके अलावा डीएनए आरएनए भी तो होगा ना। मतलब तुम कोई भी एप्पल खाया, एप्पल सेल से मिलके बना है ना, तो एट द एंड तुमको सेल को भी तोड़ना पड़ेगा। तो अंदर से क्या मिलेगा? तुम कुछ भी खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, तो नॉन वेज में भी एट द एंड आके सेल तो आ जाएगी ना कहीं। सेल टूटेगी तो उसमें डीएनए आरएनए भी होगा ना। तो डीएनए आरएनए को तोड़ने के लिए क्या है? न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो डीएनए आरएनए ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पैनक्रिया से जो जूस आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस, वो टोटल 4 चीज़ों में को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। पहली है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए टोटल 3 टाइप के एंजाइम है यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ठीक है। सेकंड आता है प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, लिपिड्स के लिए लाइपेज, डीएनए आरएनए के लिए न्यूक्लियेजेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? 4 चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि एक सेल के टूटने पे यही 4 चीज़ होगी जो मिलेगी तुमको। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है। लीवर से क्या आएगा? बाइल। और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन का खुद का जूस होगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है ना, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है एंटेरोकाइनेज से। एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज नाम का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही सिक्रीट करती है, ठीक है। एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट सिक्रीट करेगा? 3rd, इलियम, ठीक है। तो एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज या एंटेरोकाइनेज का अदर नेम। क्वेश्चन में मतलब वो तुमको अगर एंटेरोकाइनेज नहीं देता है, एंटेरोपेप्टाइडेज भी दे देता है, डाईपेप्टाइड, प्रोटीन से रिलेटेड है ना यार ट्रिप्सिनोजन, तो एंटेरोपेप्टाइडेज या डाईपेप्टाइडेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज, एंटेरोपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। ये क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, काय में? ट्रिप्सिन में। ये सब इनएक्टिवेटेड है अभी। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन में, कौन? एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया ट्रिप्सिन में, ठीक है, वो ट्रिप्सिन है ना, ठीक है। एक्टिवेट और ये जो ट्रिप्सिन अब एक्टिवेट हुआ है ना, ये बाकी दोनों एंजाइम्स को, बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट अदर एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये ट्रिप्सिनोजन ये सबको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ना कि सबसे पहला जो काम है इन 6 में से, वो किसका है? ट्रिप्सिनोजन का। ये काई में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, किसके थ्रू? एंटेरोकाइनेज के थ्रू। देखा, इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज होता है एंटेरो, हार्ट के लिए होता है कार्डियो, लंग्स के लिए होता है प्लूरो, लंग्स के लिए प्लूरो, हार्ट के लिए कार्डियो, स्टमक के लिए गैस्ट्रो, प्लूरो लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हर चीज़ के अपने अपने वर्ड्स हैं ना। तो ऐसे इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज होता है एंटेरो,
अच्छा ये चीज़ देख, इसमें जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ पे कोशिश करता हूँ लिख देता हूँ, ठीक है। कार्डियो हार्ट के लिए, ठीक है। हाँ अच्छा बनाना लिखना है क्या, ठीक है। फ्लोरो लंग्स के लिए, हाँ आ जाओ तुम बना लो। कार्डियो हार्ट के लिए, प्लूरो लंग्स के लिए ये हुआ। फिर स्टमक के लिए क्या होता है, गैस्ट्रो, ये तुमने पढ़ा होगा, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट सुना है कभी, पेट के डॉक्टर के पास जाते तो लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं कि गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। हाँ मतलब देखेंगे बाद में, अभी पढ़े तो सही। अच्छा ठीक है, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड, ये ठीक है, स्टमक हो गया। फिर इंटेस्टाइन का अगर बोलो ना तुमको, अरे यार अच्छा वो उधर वर्ड लिखा था मैंने, हाँ इंटेस्टाइन के लिए होता है एंटेरो, ये चीज़ें लिख लो तुम, है ना। हाँ इंटेस्टाइन के लिए एंटेरो, ठीक है। और डायफ्राम के लिए होता है फ्रेनिक, फ्रेनिक नर्व सुना हुआ है, आगे पढ़ोगे। डायफ्राम के लिए वर्ड यूज होता है फ्रेनिक, ठीक है। डायफ्राम का हो गया। फिर डायफ्राम के बाद तुम नेक्स्ट चीज़ कौन सी देख लो, न्यूरो होता है ब्रेन के लिए। डायफ्राम क्या होता है ऐसा, 2 मिनट, अपन पढ़ रहे थे पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में जितने एंजाइम्स हैं अभी सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। टोटल 6 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पहले का नाम है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, चौथा अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेस। ये तीनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के लिए लाइपेज है, डीएनए आरएनए के लिए न्यूक्लियेजेस है, ये हो गया। अब ये जितने भी एंजाइम है ना, 6 इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करना पड़ेगा सबसे पहले। एक्टिव कौन करेगा, ट्रिप्सिनोजन नहीं, ट्रिप्सिनोजन पहले खुद एक्टिव होगा ट्रिप्सिन में, किसकी प्रेजेंस में, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। तो जो वर्ड होता है ना एंटेरो, एंटेरो वर्ड यूज किया जाता है इंटेस्टाइन के लिए। एंटेरो मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में भी इलियम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है अपने को कि इलियम में से सिक्रीट होता है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। वो क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, बाकी जितने भी है ना पैनक्रिया के जूस वाले, पैनक्रियाटिक जूस, इन सबको एक्टिव कर देगा। बस ये लिखा है, एक्टिव ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट अदर एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, ये हो गया। फिर ये एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा। म्यूकोसा क्यों, सारी ग्लैंड जो भी है सब म्यूकोसा में ही है, इकलौती ब्रूनर्स ग्लैंड ही है जो सब म्यूकोसा में है, वो भी ड्यूओडेनम में, ठीक है। और उसका काम है सिर्फ म्यूकोस को सिक्रेट करना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, कुछ भी हो ग्लैंड सब कुछ इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ही सिक्रेट होगा। आया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। ये जो वर्ड्स मैंने बताया, ऑप्थेल्मो आई के लिए, कार्डियो हार्ट के लिए, प्लूरो लंग्स के लिए, गैस्ट्रो स्टमक, एंटेरो ये देख लो इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। फ्रेनिक डायफ्राम के लिए, न्यूरो ब्रेन के लिए, रीनल किडनी, डर्मा स्किन, ऑस्टियोबोन, मायो मसल और राइनोनोस, ठीक है। एंटेरोकाइनेस अलग है, एंटेरोकाइनिन अलग है, याद रखना, ठीक है। एंटेरोकाइनिन एक हार्मोन है, ठीक है, वो भी यहाँ रोल प्ले करेगा, लेकिन ये हार्मोन है एंटेरोकाइनिन। और एंटेरोकाइनेस एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है। देखो जहाँ पे एज आ जाए ना पीछे, वो एंजाइम है सारे, ठीक है, जहाँ पे भी एज आ जाए वो एंजाइम। इसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, पक्का, ठीक है। हाँ ये हो गया स्लाइड पूरा, ब्रदर हो गया, कोई डाउट इसमें, पक्का ना, समझ में आ गया। पैनक्रिया था, उसने 6 मतलब अपना जूस बना के डाला, उस जूस के अंदर 6 चीज़ें हैं, आ गई ड्यूओडेनम में, और उन 6 का काम क्या है बता दिया। अब वो जो खाना है उस पर गिरेगी
और अपने अपनी जगह ले लेगी। कार्बोहाइड्रेट वाला कार्बोहाइड्रेट पे टारगेट करेगा, प्रोटीन वाला प्रोटीन को करेंगे। ठीक है, ये अब अपन ने पेनक्रिया का पढ़ लिया। अब लीवर का काम है बाइल। पेनक्रिया कंप्लीट, लीवर कम आ जाएगा। तो लीवर से क्या सिक्रेट होता है? बाइल। कहाँ पे सिक्रेट होगा? डियोडिनम में। सब डियोडिनम में तो आ रहा था ना, कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आया। बाइल रिलीव्ड इन डियोडिनम कंटेंट्स। अब बाइल में क्या होती है? 4 चीज़ें होती है। सलाइवा में भी 4 पढ़ी थी अपन ने, स्टमक में 3 पॉइंट पढ़े थे मेन। ठीक है, और पेनक्रियाटिक वाले में 6 हैं, इसमें 4 है। ठीक है, 4 में पहला कौन सा है? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। पहला बिलीरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन। ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले का नाम है बिलीरुबिन, दूसरे का नाम है बिलीवर्डिन। ये क्या है? बाइल पिगमेंट्स है। पिगमेंट जो कलर देते हैं, पिगमेंट। ठीक है, एक येलो और एक ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला होता है बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, देखो पेनक्रिया की चीज़ें आ गई, अब लीवर की चीज़ें आएगी। लीवर से बाइल सिक्रेट होता है और आएगी तो दोनों हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ही डियोडिनम में। तो वही लिखा है कि बाइल डियोडिनम में आएगा। अब बाइल में क्या क्या चीज़ें आएगी? पेनक्रियाटिक जूस में 6 चीज़ें आ रही थी, वो 6 बता दी। 6 के काम क्या है बता दिए। लीवर से बाइल आ रहा है, बाइल में कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। ठीक है, 4 कौन कौन सी? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, याद रखना। बट नो एंजाइम। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, सिर्फ उसका ये चीज़ें होती है बाइल पिगमेंट, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, पिगमेंट कौन से? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो नाम तुमको भी याद नहीं रखना। ठीक है, इतना याद रखो कि ये 4 चीज़ें होती है बस। ठीक है, नो एंजाइम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। और कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे एंजाइम सिक्रेट नहीं होता? इसोफेगस, उसमें सिर्फ गॉबलेट सेल्स होती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, और उसके अलावा सेकंड ये बाइल वाला है जिसमें एंजाइम नहीं होता। स्टमक में एंजाइम है, मुंह में एंजाइम है, इंटेस्टाइन में एंजाइम है, सब जगह। ठीक है, 2 जगह ऐसी जहाँ नहीं है। अगला आता है, अब बाइल का काम क्या है? एंजाइम नहीं है तो कुछ तो काम होगा ना। ठीक है, तो बाइल क्या करता है? जो फैट आया ना, फैट जो अपन ने खाया है, फैट मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, इमल्सिफाई करता है उसको। इमल्सिफाई करना मतलब जो इतना बड़ा फैट का टुकड़ा आया है, इसके छोटे छोटे पीसेस करके ऐसे। सपोज अगर ये बाइल है, बाइल यहाँ पे आसपास लग गया तो बाहर बाहर ही एक्ट कर पाएगा ना, अंदर की चीज़ें तो तोड़ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे लग नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े और अलग अलग हो गए, सपोज ये जितने भी टुकड़े हैं, ये कटने के बाद कैसे ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, समझ गया पूरे? तो बाइल हर एक पे ऐसे एक्ट कर पाएगा ना। सॉरी, जो लाइपेज है आगे एक्ट करेगा, तो लाइपेज अभी तो ऐसे कर पाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको। तो इमल्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए और जो लाइपेज है वो इस पे एक्ट करे, छोटे टुकड़े पे, ताकि जल्दी काम हो। लाइपेज क्या? लाइपेज पेनक्रिया का पढ़ा था। हाँ, ये रेड वाला क्या है, ग्रीन वाला ये पूछ रहे हो? बाइल क्या होता फिर? अच्छा ऐसा, इसका इमल्सिफिकेशन, ये जो पूरा बड़ा टुकड़ा है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कौन करेगा? बाइल। हाँ, और उसके बाद इसके ऊपर एक्ट कौन करेगा? लाइपेज। ठीक है, इधर ठीक है, लड़ने दो उन लोगों को। तो हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, छोटे छोटे टुकड़े, इसको बोला है इमल्सिफिकेशन। तो बाइल का एक ही काम है, इमल्सिफिकेशन करना। गॉल ब्लैडर का काम पूछे तो बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेशन करना मतलब पानी निकाल देना उसमें से और गाढ़ा करना। ठीक है,
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मैसेज, ठीक है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये फैट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे। फिर वो लैक्टियल पढ़ाया था पहले, याद होगा अगर तुमको, तो याद है किसी को, याद है, ठीक है। और सेकंड क्या है, बाइल का एक और काम, एक्टिवेट लाइपेज। एक इमल्सिफिकेशन हो गया और दूसरा लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। तो बाइल के दो काम तुमको याद रखना है, पहला इमल्सिफिकेशन, दूसरा लाइपेज को एक्टिवेट करता है और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। पैनक्रिया की चीज़ें पढ़ ली, लीवर की पढ़ ली, अब इंटेस्टाइन की आएगी। लेकिन पैनक्रिया से जो चीज़ें आ रही हो, मैंने बताया था कि मैक्रो से माइक्रो में तोड़ रही, तो किन माइक्रो में तोड़ रही ये अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हाँ अच्छा चलो पहले इंटेस्टाइन का भी देख ही लेते हैं। हाँ इंटेस्टाइन का भी पढ़ लेते हैं। पैनक्रिया पढ़ लिया, लीवर पढ़ लिया, अब इंटेस्टाइन बचा लास्ट। ये पढ़ लो कि ऑलमोस्ट डाइजेशन यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या, डाइजेस्ट हो गया फूड, फिर एब्जॉर्प्शन बचा और डिसऑर्डर बचेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टिनल जूस को सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। इधर से आया था पैनक्रियाटिक जूस, इधर से आया था बाइल, और वहाँ खुद का जो सिक्रेट करेगा वो इंटेस्टाइन का है। तो इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन को एंटेरो बोलते हैं, तो सकस एंटेरिकस। एंटेरिकस क्यों बोला, इंटेस्टाइन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का जो भी जूस आएगा ना, उसको बोला सकस एंटेरिकस, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ कहाँ से सिक्रेट होगी, उसकी म्यूकोसा से, जो वही ग्लैंड सारी प्रेजेंट है। सब म्यूकोसा में तो नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, ये सब चीज़ें, एक्सेप्ट ब्रूनर, ब्रूनर में ग्लैंड भी है। डिओडिनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड भी है, सिर्फ डिओडिनम की सब म्यूकोसा में, बाकी हर की सिर्फ म्यूकोसा में है जितनी भी ग्लैंड से। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन पहले जब पढ़ाया था तुमको, तो उसमें ये चीज़ बताई थी, क्रिप्स ऑफ लिबरकून। जो विलाई बन रही थी ना, विलाई के जो नीचे डेप्थ जा रहा था, उसको बोला है क्रिप्स ऑफ लिबरकून। वहाँ से जो भी एंजाइम है सब वहाँ से सिक्रेट होते हैं इंटेस्टाइन के, ठीक है। किसी को इन चीज़ों में दिक्कत, क्रिप्स ऑफ लिबरकून, विलाई, इनफोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोसा, विलाई, और विलाई के नीचे जो भी डेप्थ जाएगी वो क्रिप्स ऑफ लिबरकून। आया आया, तुम लोगों को बहुत नींद आ रही है यार, आ रही है ना, आ रही है, हाँ तो रही है तुम लोगों की शक्ल देख के, ठीक है यार कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इंटेस्टिनल जूस है सकस एंटेरिकस, ठीक है। पानी पी लो ना तो तुम लोग, मेरी बोतल में नहीं है खाली, ठीक है लेने वाले ले आएंगे। इंटेस्टाइन के जूस को सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस पेट का, पैनक्रिया का पैनक्रियाटिक जूस, लीवर का बाइल, इंटेस्टाइन का इंटेस्टिनल जूस, उसका अदर नेम है सकस एंटेरिकस। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इधर से 6 थी, इधर से 1 है, 4 थी, ठीक है। और इधर से कितनी आती देखते हैं, ठीक है, आएगी देखते हैं, एंड सो ऑन। इंटेस्टिनल म्यूकोसा की एपिथेलियम में 2 सेल होगी, गॉबलेट तो पूरी में ही है, तो वो तो लिख रखी है, जो म्यूकस सिक्रेट करेगी, ठीक है। और ये एंटेरोकाइनेस भी सिक्रेट करता है। एंटेरोकाइनेस कहाँ पढ़ा है, अभी पढ़ा, जो पहले वाले का नाम क्या था, ट्रिप्सिनोजन, ये लिखा, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। तो एंटेरोकाइनेस क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में करता है, ठीक है। ये काम है एंटेरोकाइनेस का। और ट्रिप्सिन बचे हुए जो भी 5 थे पैनक्रिया के, उनको एक्टिवेट कर देता है।
आया ये चीज़ पक्का? सिक्रीशन ऑफ, देखो हाँ, अब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको पढ़ना कि इंटेस्टाइन का जो जूस बोला है मैंने वो किसको बोला है। इंटेस्टाइन से जो सिक्रेट हो रहा है लेकिन क्या क्या चीज़ें उसमें मिल रही है। एक तो बताया कि म्यूकस, तो सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल मतलब म्यूकस, गॉबलेट सेल का सिक्रीशन क्या है? म्यूकस। तो म्यूकस प्लस जो उसकी ब्रश बॉर्डर सेल्स है वहाँ पे इंटेस्टाइन की स्पेशल सेल्स होती है कुछ जिनका नाम है ब्रश बॉर्डर सेल्स, म्यूकोसा में लगी है। तो सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, तो ये इसका मेन सिक्रीशन प्लस म्यूकस, उसको बोला इंटेस्टिनल जूस या सकस एंटेरिकस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो बची हुई चीज़ें उनको डाइजेस्ट करने के लिए, भाई कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें उनको और छोटा करने के लिए, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के जूस में क्या क्या चीज़ें होती है 4 बुक में लिखी हुई है एंड सो ऑन। जितनी छोटी छोटी चीज़ें टूटेगी उनके पीछे एज लगा देना। देख अभी नाम याद कर लो, ये चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। डाइसैकेराइड होता है तो डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइड होता है डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज। वैसे एंजाइम है इसीलिए एज लगा रहे हैं सब में आखिरी में, लेकिन जब पेनक्रिया एक्ट करेगा ना, पेनक्रेटिक जूस एक्ट करेगा स्टमक का जो कंटेंट आया था उसके ऊपर, तो ये चीज़ें बनेगी डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइड, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये बन गई। अब इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? इंटेस्टाइन का जूस, तो उनके एंजाइम्स को बोलेंगे डाइसैकेराइडेजेस। डाइसैकेराइड पे कौन एक्ट करेगा? डाइसैकेराइडेजेस। डाइपेप्टाइड पे कौन एक्ट करेगा? डाइपेप्टाइडेजेस। लाइपेज पे कौन लिपिड पे कौन करेगा? लाइपेजेस। न्यूक्लियोसाइडेज पे कौन करेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेस। समझे चीज़ आई या कोई डाउट है? अब अपने अपने एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो सब लोग जिन जिनके पास है, ठीक है, और बताते हैं आगे क्या काम है। देखो यहाँ पे भी जो म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट, इसका काम क्या था? अब बता दो बेटा तुम लोग, पहले भी बताया मैंने। स्टमक वाले में पढ़ाया था मैंने कि प्रोटेक्शन में म्यूकस के साथ बाइकार्बोनेट लगाना है ना। म्यूकस तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है लेकिन बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, तो म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट स्टमक में भी था और वहाँ भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, तो यहाँ भी इसका मेन काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का। अब वहाँ किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा था? पहला HCl और दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, पेप्सिनोजन बोलो या पेप्सिन बोलो। तो यहाँ पे किन चीज़ों से मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट्स इंटेस्टिनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। अभी एसिड कहाँ से आ रहा है? स्टमक में जो खाना है वो एसिडिक तो है, जो काइम ट्रांसफ़र होगा आगे पूरा, तो काइम एसिडिक तो था, तो एसिडिक काइम से बचाने के लिए यहाँ पे म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट काम करेगा डिओडिनम में, पहला, ठीक है आया। दूसरा क्या काम करेगा? ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। अब देखो उस एसिड से बचाने में तो ये वाला म्यूकस लग गया, गॉबलेट सेल वाला। अब उसका जो बेस सिक्रीट होगा, इंटेस्टाइन के जो जूस होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, तो उसके जो बेसिक जूस है उससे बचाने के लिए और ज़्यादा म्यूकस चाहिए। तो ज़्यादा म्यूकस के लिए क्या होता है कि डिओडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा में भी म्यूकोवल ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस सिक्रेट करेगी, उनको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। अरे देखो बरीड वर्ड सुना ना, गड्ढा खोद के गाड़ना, बरीड, किसी को बरो कर दिया, गाड़ दिया, तो बरीड डीप ही करते हैं ना ज़मीन में, ये पता है। तो बरियल या बरोड वर्ड से ले लो ब्रूनर्स ग्लैंड, ऐसे याद रख लो अभी, ठीक है, नहीं होगा यार। बरीड वर्ड नहीं सुना? सुना है? इंग्लिश में तुम लोगों ने बरीड वर्ड नहीं सुना, ठीक है। बरीड, किसी को गाड़ दिया ज़मीन में, मरे हुए को गाड़ दिया तो ही इज़ बरीड देयर, ऐसा।
बरीड, BURRIED, बरीड, गाड़ना जमीन में। ये या तो कोई लाश गाड़ना है, बरीड नहीं सुना? सुना है ना? पहले देखा है बहुत। ठीक है, बरीड मतलब होता है ज़मीन में गाड़ना किसी को। ठीक है, अब चाहे वो तुम डेड बॉडी गाड़ो या कुछ भी गाड़ो। ठीक है, तो बरीड मतलब अंदर की साइड। तो ये अगर इंटेस्टाइन है और ये उसका ल्यूमेन है, ये वाली लेयर म्यूकोसा है, तो इसके अंदर वाली लेयर अगर म्यूकोस सिक्रेट कर रही है तो वो अंदर है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अंदर ल्यूमेन में, तो मेरे लिए तो वो चीज़ डेप्थ में है ना। तो ब्रूनर्स ग्लैंड ऐसे याद रख लो, समझ गए? तो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम ओनली। हाँ, डिओडिनम की स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो सिर्फ और सिर्फ डिओडिनम में ही रहेगा, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में, और किसी की सब म्यूकोसा में नहीं होती। ठीक है, और ओनली लिख लेना हुआ है ना। सामने से नहीं पूछे था ना। समझ गया? डिओडिनम में ही होती। ब्रूनर्स अगर तुमसे और कहीं पूछ लेना होती है क्या, और तुम हाँ मत कर देना, नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ यही होती है डिओडिनम की, वो भी सब म्यूकोसा में। म्यूकोसा में तो गॉबलेट सेल होगी, लेकिन सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स होगी। ठीक है, ओके मैम। तो इसको सब म्यूकोसल ग्लैंड भी बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड को सब म्यूकोसल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट इंटेस्टिनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड, एसिड से बचा रहा है। ठीक है, आया? प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम, ये पीएच होता है उसका 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट है ना। तो म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट के 3 फंक्शन है। पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा ब्रूनर्स ग्लैंड जो ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट करेगा, तीसरा है अल्कलाइन मीडियम से भी तू प्रोटेक्ट करेगा ना। एसिड से प्रोटेक्ट कर लिया, ब्रूनर्स ग्लैंड पढ़ लिया। ब्रूनर्स ग्लैंड ज़्यादा क्यों सिक्रेट कर रहा है? ताकि अल्कलाइन जो जूसेस आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्शन हो सके। और अल्कलाइन जूसेस का पीएच कितना होता है? 7.8। न्यूट्रल होता है 7, 7.8 अल्कलाइन होगा। उससे बचाने के लिए और ज़्यादा म्यूकस चाहिए रहता है। 7 न्यूट्रल होगा ना, ना एसिडिक ना बेसिक, तो 7.8 7 से ज़्यादा है। आया? और ये पीएच यहाँ पे कुछ है ताकि यहाँ के एंजाइम्स एक्टिवेट हो। HCl में एंजाइम कितने पीएच पे एक्टिवेट हो रहे थे? 1.3। यहाँ पे कितने पे एक्टिवेट होंगे? 7.8। जब तक ये पीएच नहीं आएगा वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे। ठीक है, अगला स्टमक का कंटेंट रिलीज होता है, उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स। देखो स्टमक में पूरे प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट नहीं होंगे ना, कुछ तो बच जाएंगे। मान लो मोस्ट ऑफ द भी अगर प्रोटियोजेस और पेप्टाइड्स को कन्वर्ट हो गए, कुछ प्रोटीन तो बचा होगा ना जो पूरा बचा है। तो स्टमक से जो काइम गया है उसमें स्टार्च होगा 70% पूरा, 30% डाइजेस्टेड माल्टोस के फॉर्म में। प्रोटीन होगा जो बच गया होगा, वरना जो डाइजेस्ट हो गया होगा वो होगा प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, ये होगा। तो इसको बोला पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, क्योंकि पूरा हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था ना, स्टमक में पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पे जो काइम में आया प्रोटीन उसको बोला अपन ने पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, क्योंकि पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी। अब होगा इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें प्रॉपर पूरी डाइजेस्ट। ठीक है, रिच इंटेस्टाइन एक्टेड अपॉन बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो स्टमक से खाना कहाँ पे आएगा? इंटेस्टाइन में आएगा, ये समझ में आ गया। और वहाँ पे कौन सी चीज़ काम करेगी? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आगे के काम करेंगे प्रोटीन वाले। ठीक है, ये हो गया। एंड प्रोडक्ट्स देखो
दिस फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू, ठीक है देखो, पेनक्रिया इधर था, लीवर इधर था, इंटेस्टाइन ये रही सी शेप की, ठीक है। स्टमक से खाना आ गया काइम, डिओडिनम में भी रुका हुआ है, वही रुका है। सबसे पहले इधर मतलब दोनों का साथ में आएगा, लीवर और पेनक्रिया का। तो लीवर का बाइल अपना काम करता रहेगा फैट के ऊपर सिर्फ, और उसका क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है, जिसको मिसल बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को मिसल, MICELL, ये हो गया। और पेनक्रियाटिक जो जूस आ रहा है वो क्या करेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम की जो रिएक्शन के प्रोडक्ट बने, सॉरी पेनक्रियाटिक जूस जो आ रहा है ना, वो उनके छोटे फॉर्म्स में तोड़ेगा, प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटीओसिस, इनको भी तोड़ेगा, जो ऊपर स्टार्च बचा था उसको भी तोड़ेगा, इनको तोड़ के इनके डाइसैकेराइड वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो जो भी अपन ने खाया है उनके हर एक फॉर्म को डाइसैकेराइड फॉर्म तक ला के रख देगा, चाहे वो पूरा हो, आधा डाइजेस्ट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, डाइसैकेराइड तक लाने का काम किसका है, पेनक्रियाटिक जूस का। अब सबके सब अपने डाइसैकेराइड फॉर्म में आ गए, तब इंटेस्टिनल जूस एक्ट करेगा। तो इंटेस्टिनल जूस फिर क्या करेगा, डाइसैकेराइड वाली चीज़ों को मोनोसैकेराइड वाली चीज़ों में कर देगा, और मोनोसैकेराइड सबसे छोटा फॉर्म है, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। और ये जो रिएक्शंस होगी ना एंजाइम वाली, कि पेनक्रिया ने सारी चीज़ों को डाइसैकेराइड फॉर्म्स तक ला दिया है, सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स बोलूँ, डाइसैकेराइड्स बोलूँ, ऐसे, ठीक है। हाँ, डाइसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट को उसने डाइसैकेराइड पे ला के रख दिया, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें थी डाइसैकेराइड पे ला के रख दिया। प्रोटीन वाली चीज़ों को उसने किसने, पेनक्रियाटिक जूस ने कहाँ पे ला के रख दिया, डाइपेप्टाइडेस पे, प्रोटीन्स, पेप्टोस, प्रोटीन कुछ भी हो सबको डाइपेप्टाइडेस पे ला के रख दिया, ठीक है। फैट या लिपिड वाली चीज़ों को भी उसने डाई वाली चीज़ों पे ला के रख दिया है उसकी, ठीक है, ये हो गया। अब डाई वाली चीज़ों के आगे का जो प्रोसीजर है वो है इंटेस्टिनल जूस का काम, समझे। तो इंटेस्टिनल जूस का काम लास्ट है। अच्छा देखो, यह सामने देख लेना, ये इसोफेगस है, ये स्टमक वाला पोर्शन है, ये डिओडिनम वाला है, ठीक है। अब डिओडिनम वाले में लीवर से अपना कुछ आएगा, पेनक्रियास से कुछ आएगा, मैं ऐसा खड़ा हूँ चीज़ें बाहर निकल गई बस, ठीक। लीवर से कुछ आएगा, पेनक्रियास से कुछ आएगा। लीवर का काम है बाइल सिक्रेट करना, पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। तो खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब है, ठीक है। सारी चीज़ें डिओडिनम में आके यहाँ रुकी हुई है अभी, ठीक। इस पर फैट आया, फैट वाली चीज़ें फैट पर काम करेगी, बाइल काम करेगा, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, मिसल बना देगा, ठीक है, ये हो गया। अब मिसल बन गया, अब थोड़ा प्रोटीन डाइजेस्टेड था बट थोड़ा पूरा बचा था, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड था, थोड़ा पूरा बचा था, फैट इमल्सिफाई हो गया है। तो तीन तो मेन चीज़ें होती है और तीनों हो गई, ठीक है। अभी DNA RNA का कुछ नहीं है, ठीक है, अब होगा, अभी सारी चीज़ें हैं, DNA RNA पूरा पड़ा हुआ है। अब इधर से आएगा पेनक्रियाटिक जूस, साथ में आएगा बाइल और दोनों, लेकिन अब वर्क कौन करेगा सेकंड पे, पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस में जो 6 एंजाइम्स पड़े थे ना, पहले के 3 प्रोटीन के थे, ट्रिप्सिनोजन का और बाकी जो दोनों थे, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट कर रहा था ट्रिप्सिन में, ठीक है। तो ये जो 3 प्रोटीन के एंजाइम लिखे थे ना इधर मैंने, वो प्रोटीन के एंजाइम किन पे एक्ट करेंगे, इन तीनों पे, प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, इन तीनों पे एक्ट करेंगे, ठीक है। जब इन तीनों पे एक्ट करेंगे, कौन, पेनक्रिया का जूस इसमें इन पे आके लगेगा, तो वो क्या करेगा, इन सबको चाहे कुछ भी हो, ये हो ये हो ये हो, सबको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन वाला, ठीक है। अब अमाइलेज जो उसमें लिखा था, इसमें से आ रहा था, पेनक्रियाटिक में से जो अमाइलेज आ रहा था, वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्च या जो भी चीज़ें होगी उन सबको उनके डाइसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड ही है जो अपन ने मुंह में पढ़ा था, तो वो तो 30% ही हुआ था ना, बचा 70 और है अभी। तो वो जो 70 यहाँ पे अमाइलेज क्या करेगा, जो बचा हुआ 70 है उसको भी डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा,
उन सबको भी माल्टोज में कर देगा। ठीक है, डाइसैकेराइड हो गया, डाइपेप्टाइड हो गया। अब ऐसे उधर जो लाइपेज था वो लाइपेज भी लिपिड्स को कन्वर्ट कर देगा उसके डाई वाले फॉर्म में। ये हो गया, डाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया किससे? पैनक्रेटिक जूस से हुआ। अब पैनक्रेटिक जूस का भी काम हो गया, लीवर का भी काम हो गया। अब बच्चा इंटेस्टाइन अपना जूस खुद सिक्रीट कर रही है। अब लास्ट में इंटेस्टाइन का जूस निकलेगा, वो क्या करेगा? जो डाई वाले जितने फॉर्म है ना उनको उनके मोनो वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में। हाँ, डाई मतलब दो दो के बॉन्ड बने हुए हैं बस। अब दो को भी अलग कर देगा वो। ठीक है, तो अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड्स, दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड हो जाता है, तो दोनों को अलग कर देगा तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। फैट वाली चीज़ों को उनके मोनो वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। ठीक है, और डीएनए आरएनए को उनके न्यूक्लियोटाइडेस न्यूक्लियोफाइडेस में कन्वर्ट कर देगा, उनको भी करेगा। ठीक है, पेनक्रिया वाला भी करता है और लास्ट में इंटेस्टाइनल वाला एकदम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करके रख देता है। और ये सब कहाँ चलेगा? जो देखो ये इंटेस्टाइन की बॉर्डर है ना, ये सपोज, तो बॉर्डर के जस्ट लाइन पे अगर मैं तुमको यहाँ बॉर्डर बनाऊँ ये, तो इसकी इस लाइनिंग पे अंदर वाली, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब भी तो होना होगा ना। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगी बहुत सारी आसपास, समझे जी? समझाई थी तुमको पहले एक बार। ब्लड वेसल्स होगी तो जो खाना है मोनो में कन्वर्ट हो गया है वो यहाँ से सीधा ब्लड वेसल में चले जाएगा और ब्लड वेसल से फिर पूरी बॉडी में और हर एक सेल तक पहुँच जाएगा। ये हुआ ना डाइजेशन का काम। समझे आप? किसी को कोई डाउट? पक्का? थोड़ा सा भी है? अच्छा ठीक है, ज़्यादा बड़ा डाउट है इसी से रिलेटेड कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, बाद में पूछ लेना। तुमको कोई डाउट? तुमको ब्रदर, तुमको पक्का? कुछ हो तो पूछ लो अभी, तो यहाँ क्लियर करना जैसा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम रिएक्शन, जब पैनक्रेटिक एंजाइम आया और उन्होंने जो रिएक्शन की उनके जो एंड प्रोडक्ट बने, मतलब डाई वाले जो भी है, अब डाइसैकेराइड बोल लो, पेप्टाइड बोल लो, ठीक है, डाई वाले फॉर्म, डाई वाले फॉर्म्स। ठीक है, डाई वाले फॉर्म्स पे इंटेस्टाइन का जूस एक्ट करेगा जो कि सकस एंटेरिकस होता है और वो उसके मोनो वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मोनो मतलब मोनोसैकेराइड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, उनमें। ठीक है, रिएक्शन अभी पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा तुमको है उनके मोनो वाले फॉर्म। ये हो गया। ठीक है, डाई वाले से मोनो वाले में कोई दिक्कत? अब अगला लाइन, तो ये जो फाइनल स्टेप है ना ये वाला जिसमें इंटेस्टाइन का जूस, अब इंटेस्टाइन के जूस के अलावा बचे ही क्या, सब हो गया। तो यही फाइनल स्टेप बोलूँगा ना मैं कि जब इंटेस्टाइन का जूस एक्ट किया तो दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, ये वाली जब डाई से मोनो वाले में कन्वर्ट हो रहा है और कौन कर रहा है? इंटेस्टाइन का जूस, अकर्स वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियम। म्यूकोजा वाली लेयर सबसे अंदर होगी ना, एलिमेंट्री कैनाल के सबसे अंदर म्यूकोजा, तो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, उसके एकदम नज़दीक ये सारी रिएक्शन होगी ताकि वहीं के वहीं छोटे में कन्वर्ट और एब्जॉर्ब हो जाए। समझे? तो यहीं रिएक्शन होगी और यहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वो यही लिखा, वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, विलाई वाली चीज़ों में किसी को दिक्कत तो नहीं है? विलाई या वो जो नीचे क्रिप्स ऑफ लिबरकुन बने थे वो पहले वाले लेक्चर में एक बार पढ़ाया था। ठीक है, पहले के लेक्चर देख लेना, उसमें तुमको क्लियर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर स्लाइड में कोई दिक्कत? पक्का? कुछ भी हो डाउट्स तो पूछ लो। नहीं? गुड, ग्रेट। ठीक है, और डाई और मोनोग्लिसराइड पे लाइपेज काम करेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके मोनोफॉर्म में कन्वर्ट हो गई अब। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके आगे अपन इसमें ये जो पॉइंट लिखा है कि न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन इंटेस्टिनल जूस, तो क्वेश्चन में आता है कि न्यूक्लियस काई में प्रेजेंट होता है, तो अपने को बहुत बार इमेजिनेशन में ये आता है ना कि ड्यूओडेनम में है, तो ड्यूओडेनम में है तो इंटेस्टिनल लगा देते हैं, लेकिन न्यूक्लियस पार्ट है पैनक्रियाटिक जूस का, और न्यूक्लियोसाइडेस और न्यूक्लियोटाइडेस ये पार्ट है
इंटेस्टिनल जूस का, ठीक है, पढ़ना है यार ये चीज़। न्यूक्लियस कहीं का है, किस चीज़ का पार्ट है, पैनक्रेटिक जूस का, ठीक है। और हाँ देखो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 चीज़ें आती है। डिओडेनम में डाइजेशन होगा, मतलब ये जो एंजाइम का जो भी काम चल रहा है ये डिओडेनम में होगा। उसके बाद जेजुनम और इलियम, इन दोनों में एब्जॉर्प्शन होगा। समझे ये चीज़? अगर पूछे कि डाइजेशन इन तीनों में से किस पार्ट में हो रहा है तो डिओडेनम में, तो डिओडेनम में तो वो आके खुल रही है, हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट और सब वहीं हो रहा है। और जेजुनम और इलियम में क्या होगा, मेनली एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डिओडेनम में ब्रेकडाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स टू क्या लिखा तुमने, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, याद रखो, ठीक है। और जेजुनम और इलियम में क्या होगा, सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म आर एब्जॉर्ब, जो सिंपल फॉर्म बने वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, डिओडेनम का हो गया ब्रेकडाउन, और हाँ ब्रेकडाउन समझ लो या डाइजेशन बोल लो, मेन वर्ड। और ये जेजुनम और इलियम, इसका क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये हो गया। अगला पॉइंट, अब जो भी चीज़ बची होगी आगे, जो डाइजेस्ट या तो नहीं होगी या एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी, डाइजेस्ट होने के बाद भी अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं की होगी ब्लड ने, तो वहीं रह जाएगी इंटेस्टाइन में, वो आगे जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन के पास। एक गेट आता है वहाँ भी, इलियोसिकल वॉल, इलियम और सीकम के बीच का वॉल। इलियम थर्ड पार्ट है इसका, लास्ट, और इधर सीकम स्टार्ट होता है, इसलिए इलियोसिकल वॉल, ठीक है, इलियोसिकल वॉल, ठीक है। अरे बॉल होता है ना टंकी में, वाल। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो बचा ना, कि जो या तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हो सकता है डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब नहीं हुआ हो, तो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में गए, पास हुए, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में, हाँ ये हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में अगर पूछोगे तो कोई ज़्यादा ऐसा रोल नहीं है कि वहाँ कोई एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, कुछ नहीं है। पानी एब्जॉर्ब करेगा, फीसेस को इकट्ठा करेगा और डेफिकेशन करेगा, बस, और कोई काम नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का रोल नहीं है, नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स हियर। सिर्फ क्या होगा, हाँ, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा, ठीक है। आगे पक्का ये वाली लाइन देखो, जो खाना है तो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, पचा नहीं तुमको, या फिर पच गया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है बॉडी में, ब्लड में नहीं गया, तो बच जाएगा वहीं, तो नली के थ्रू आगे जो नली कनेक्ट हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है, उसमें चले जाएगा। और बस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम कुछ नहीं है, पानी एब्जॉर्ब करेगा जो उसको एब्जॉर्ब करना होगा और फीसेस को कनेक्ट करेगा एक साथ, ठीक है, ये काम है। अब अगला पढ़ लेते हैं, फंक्शंस, ठीक है किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन से पढ़ लो यार, थोड़ा सा, थोड़ा सा। लार्ज के कोई ज़्यादा फंक्शन है नहीं, एंजाइमेटिक रोल कोई है नहीं, ज़रा सा रोल है, देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। कोई भी तुम दवाई गोली खाते हो तो दवाई गोली सबसे पहले किस में एब्जॉर्ब होती है, स्टमक में, मतलब सबसे पहले ऐसे मुंह में भी कुछ कुछ होती है, लेकिन मेनली कोई ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो वो स्टमक में होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब, है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर याद रखना ना, मैक्सिमम वाटर अगर पूछे ना कि अधिकतर पानी का एब्जॉर्ब हो गया, इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे और कोई काम है ही नहीं। तो जो, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया। पहला काम क्या है, एब्जॉर्ब करेगा कुछ वाटर को, मिनरल्स, मिनरल्स में NaCl, नमक एब्जॉर्ब करेगा, Na+Cl-, और कुछ ड्रग्स स्पेसिफिक कुछ होगी सिलेक्टेड जो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होती होगी, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। सेकेंड है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करना ज़रूरी है ताकि उधर भी वो वेस्ट प्रोडक्ट
ठीक है। रुक जाओ, सिक्रीशन का मतलब कोई चीज़ सिक्रीट होना। तुमको कैसे समझाऊं? गम गोंद के पेड़ देखें, पेड़ पे जो गोंद लगते हैं, नहीं देखे? तो फिर आंकड़े का पेड़ देखा है? देखो, अगर तुम्हारी बॉडी पे कट लगा तो ब्लड सिक्रीट होगा ना, निकलेगा यहाँ से, सिक्रीशन, सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। सिक्रीशन मतलब वहाँ से कोई चीज़ आ रही है, वहाँ को सेल से वो तुमको वो चीज़ दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, समझ गए? तो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ठीक है। सेकंड क्या, पहला छोटा मोटा एब्जॉर्प्शन हो गया जो जो होना था। सेकंड पे म्यूकस सिक्रेट होगा। म्यूकस को सिक्रेट होगा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए एक साथ, समझ गए? तो हेल्प्स इन द एडहरिंग, एडहरिंग मतलब होता है चिपकना। तो छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे वेस्ट पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का, धीरे धीरे करके आएगा, सबको एक साथ जोड़ना रहेगा उसको, तो एडहरिंग मतलब चिपकना। तो हेल्प्स इन द एडहरिंग वेस्ट मतलब अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको, पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। सेकेंड है लुब्रिकेट करना इजी पैसेज के लिए, ताकि आगे आराम से मूव, म्यूकस का यही काम है ना, आगे कोई चीज़ आराम से मूव कर पाए, इजी पैसेज के लिए पहला एक काम। सेकंड यहाँ पे एडहरिंग का, उसको जोड़ के रखना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जोड़ के रखना एक साथ, फैलना नहीं चाहिए वो, ठीक है, बिखरना नहीं चाहिए, ये हो गया। थर्ड है अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है ना, उसको बोलते हैं फीसेस, स्टूल या पू। यूरिन को बोलते हैं पी, ऐसे फीसेस को बोलते हैं पूप, और एक स्टूल। ये तीन वर्ड्स याद रखना, तीनों में से कोई से भी वर्ड्स पूछ लेगा वो, ठीक है। फीसेस, स्टूल या पूप। ये अनडाइजेस्ट, अरे पास से हो ही रही है, उसमें नहीं होगी। तो फीसेस, स्टूल या पूप, अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो डाइजेशन होने के बाद आखिरी में जो बच गया, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको बॉडी के बाहर निकलना ही है, ठीक है, वो उनको ये बोलते हैं। अब वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है उसको फीकम बोलते हैं, ठीक है। तो एंटर द फीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोफीकल वॉल, ये आया देखो। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगी ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाला, इसको बोलते हैं सीकम, और ये लास्ट वाला इलियम है। तो यहाँ पे एक वॉल होता है, यहाँ पे लास्ट में, ये जो इधर से इधर एंट्री के लिए अलाउ करेगा या रिवर्ट नहीं होने देगा, ठीक है, उसको बोला इलियोफीकल वॉल, ठीक है, वो लिखा है, लिखा है एंटर फीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोफीकल वॉल, ये रहा, ये, ठीक है, फीकम में ओपन हुआ इसलिए इलियोफीकल वॉल, ये यहाँ पे आ गया। और ये क्या करेगा, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो। अब यहाँ पे जो चीज़ आ गई वो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, वो बाहर निकले गई, अब तो उसको वापस बॉडी थोड़ी लेगी, इसीलिए इसका ज़रूरी, ये नहीं होता तो पता चला अपन इधर उधर हुए, ये दब गया तो इधर खाना वो खसक गया वेस्ट मटेरियल, तो मैशअप हो जाएगी ना चीज़ें बहुत, तो इसलिए प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। टेम्पररी स्टोर्ड इन रेक्टम टिल डेफिकेशन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब ये, तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये इसको रेक्टम बोलते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने में उसमें पानी एब्जॉर्ब होगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, म्यूकस ऐड होगा, एक साथ इकट्ठा होगा और यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब अर्ज होगी तो डेफिकेशन में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है, कहाँ पे, रेक्टम में, और यहाँ पे भी स्फिंक्टर्स होते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक। कर दूँ अगला स्लाइड प्ले, पक्का, ये लास्ट स्लाइड है, छोटी सी है, ठीक है। एक्टिविटीज इन जीआईटी। अब ये जो जीआईटी का पूरा काम है ना,
हो गया पूरा, फीसेस बाहर निकल गया। लेकिन जीआईटी में वर्क कैसे हो रहा है? जो जीआईटी मूव कर रही थी, मैंने बोला था ऐसे ऐसे कर रही है, उसको सपने तो नहीं आ रहे, खुद से तो ऐसे ऐसे नहीं होगी, हाथ को अपन मूव कर रहे हैं ठीक है, ब्रेन का कोई कनेक्शन होगा या कुछ हार्मोन सीक्रेट हो रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ इन जीआईटी, ये जो पेरिस्टालसिस वाली एक्टिविटी हो रही थी जीआईटी में, कौन सी वाली? पेरिस्टालसिस वाली। पूरी जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पूरी में जो पेरिस्टालसिस हो रहा था वो अंडर न्यूरोनल एंड हार्मोनल ठीक है, न्यूरल के अंडर में भी है, हार्मोनल के अंडर में भी है। हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को, ऐसी ऐसी वाली चीज़ को, और न्यूरल भी करता है। अगर तुमको झटके लगते हैं तो एकदम हिल जाते हो ना, ऐसे, समझ गए? कहीं भी किसी चीज़ से अगर झटका लगेगा तो हिल जाते ना एकदम, तो बस मसल को झटका लगा, इम्पल्स लगा, मसल मूव की, या फिर हार्मोन आए तो हार्मोन से भी मूव करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी, ठीक है, फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो एक्टिविटी न्यूरल और हार्मोनल दोनों के कंट्रोल में होती है जीआईटी की। जीआईटी सिर्फ हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ नर्वस के कंट्रोल में नहीं है, दोनों के, और दोनों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है इसीलिए, ठीक है। सेकेंड आता है अभी जो अपन ने बोला जीआईटी मतलब मुंह से लेके एनस तक पूरा। न्यूरोनल सबसे पहले कौन सीक्रेट करेगा? न्यूरोनल में क्या लिखा है? पहला, दूसरा, ये हार्मोनल है ना, हार्मोनल नहीं है, ठीक है न्यूरोनल, सॉरी न्यूरल और हार्मोनल, ठीक है, दोनों एक्ट है। अब न्यूरल कहाँ का? सलाइवा सीक्रेट होता है, तो सलाइवा अपने न्यूरल कंट्रोल पे, अपन सोचते हैं और बहुत अच्छा खाना है, क्या खाना होगा, थूक आ जाता है ना मुंह में, तो वो न्यूरल कंट्रोल में है अपने। सलाइवा साइट मतलब देखना, अगर तुमको बहुत अच्छा खाना दिखा या उसकी स्मेल भी आ गई, ठीक है, फाउंड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट, या फिर फूड इन द ओरल कैविटी, या तो तुमको दिख गया या स्मेल आ गई या मुंह में अगर खाना रख दिया हो, ठीक है, तो तीनों चीज़ों से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और सलाइवा सिक्रेट करेगा। तो जो सलाइवा सिक्रेट हुआ है वो नर्वस सिस्टम से हुआ ना, तो वो जीआईटी की न्यूरल पार्ट में से कंट्रोल हो रहा है, सलाइवा सिक्रेशन, ठीक है। ये चीज़ आई। सेकेंड आता है गैस्ट्रिक। अब सलाइवा के बाद इसोफेगस का तो कोई काम नहीं है, स्टमक मतलब गैस्ट्रिक, और उसके बाद एंटर मतलब इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल में क्या काम है? सिक्रेशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। तो कैसे खाना आया, खाना स्टमक में टकराएगा तो उसको पता लग गया ना कुछ खाना आया, समझ गया, खाना आया तो स्टमक भी बोलेगा कि नहीं हाँ खाना आया, तो नर्वस सिस्टम हर जगह फैला हुआ है, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, है ना। बर्फ़ वाला बताया था, बर्फ़ डाल के थैला पीटना उसको, ठीक है, तो वो मसल्स खुद ही ऐसे ऐसे कंस्ट्रिक्ट होने लग जाएगी वो नर्वस से। वो कैसे? खाना जब अंदर गिरेगा, बोलस गिरेगा, पता लग जाएगा। तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन में नर्वस ऐसे होगा, सेम जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा, वो देख के स्मेल से खाना रख के पूरी जीआईटी एक्टिवेट हो जाएगी नर्वस के थ्रू। तुमने खाना देखा, पूरी जीआईटी में एक इम्पल्स चली गई, चालू हो जाओ स्मेल आई, मुंह में खाना रखा, पूरी जीआईटी एक्टिवेट हो गई। आगे अगला आता है मस्कुलर एक्टिविटी। अब जो जीआईटी में जो मस्कुलर लेयर है ना, उसकी एक्टिविटी, मस्कुलर लेयर है ना, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल वाली, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अलग अलग पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल के, कैन ऑल्सो बी मॉडरेट बाय न्यूरल मैकेनिज्म एंड बाय लोकल देखो न्यूरल मैकेनिज्म मतलब ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन में सीएनएस वो तो कर ही रहा है, लेकिन इसने बोला है लोकल भी है। लोकल मतलब वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हार्ट में ना एसे नोड, वो ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, हार्ट एसे नोड खुद ही कंट्रोल कर रहा है उसको,
खुद ही ऐसे इम्पल्स छोड़ रहा है। नहीं नहीं नेचुरल है, ऐसे नोट नेचुरल है। ऐसे नोट तो नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल बाद में लगाएंगे अगर कभी ऐसे नोट ख़राब हो गया तो वहीं पर, ठीक है। तो लोकल कैसे, मतलब नर्व के गुच्छे, वो क्या है, ऐसे नोट क्या है, नर्व का एक गुच्छा, छोटा बॉल जैसा, वो इम्पल्स फेंक रहा है, ऐसे करंट फेंक रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंटेस्टाइन की जो बॉल बताई थी ना, इंटेस्टाइन की मसल वाली बॉल, उस बॉल की मसल लेयर में, सुनो, इंटेस्टाइन की जो बॉल थी उसकी जो मस्कुलर लेयर है ना, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर, उनमें कुछ ऐसे नर्व, मतलब नर्व के गुच्छे होंगे या बॉल्स होगी जो वहाँ इम्पल्स फेंक रही होगी इंटेस्टाइन की बॉल में ही। समझ गए, आया? या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ये चीज़ भाई। तो ये लोकल हो गया, ये वाली जो चीज़ है वो लोकल हो गई। और जो ब्रेन से हो रही होगी वो तो पूरी जीआईटी हो ही रही है, तो वो सीएनएस। तो कैसे मेंटेन होता है, बाय लोकल और थ्रू सीएनएस ऑल्सो, समझे? लोकल में कैसे और सीएनएस से कैसे। अब लोकल में उनके नाम भी है लेकिन वो दिए हुए नहीं है और कोई काम के नहीं है, तो अभी रहने दो, ठीक है। सेकेंड आता है हार्मोनल कंट्रोल, ये लास्ट है, ठीक है। न्यूरल अपन ने पढ़ लिया, हार्मोनल पढ़ेंगे। बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। देखो, खाना पेट में आया, स्टमक में आया, स्टमक में जैसे खाना आया, पूरी जीआईटी एक्टिवेटेड है नर्वस के कारण, तो वो ऐसे ऐसे तो हो ही रही है। हार्मोन्स भी साथ में उसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे खाना आया, गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि स्टमक ही सिक्रेट करेगा, स्टमक सिक्रेट करेगा गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन, वो स्टमक के जूसेस को रिलीज करवाएगा, ठीक है। खाना जब आगे बढ़ेगा ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है। खाना जब आगे बढ़ेगा और ड्यूडेनम में जाएगा, तो ड्यूडेनम में आ गया तो स्टमक के कंटेंट को रोकना पड़ेगा ना, कि भाई खाना ऐसे निकल गया, अब एसिड जो जो सिक्रेट हो रहा था तुम रुक जाओ। तो वो कौन रोकेगा, एंटेरोगैस्ट्रोन नाम का एक हार्मोन होता है। ये बुक में कोई नाम नहीं दिए हैं, बट हार्मोनल के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। किसने लिखा ना, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोजा में होते हैं, वो सिक्रीट करेंगे। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा एक हार्मोन सिक्रीट करेगी जिसका नाम है गैस्ट्रिन। वो क्या करेगा, स्टमक को बोलेगा कि अपने जूसेस सिक्रीट करो, उसने किए, सब हो गया, आगे बढ़ गया कायम आगे आ गया ड्यूडेनम पे। ड्यूडेनम पे आ गया तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा ना जो सिक्रेट हो रहा है। तो गैस्ट्रिन का काम क्या है, वो तो सिक्रेट करवाएगा। तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो गैस्ट्रिन को बोले कि भाई तू रुक जा। तो एक होता है एंटेरोगैस्ट्रोन, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन वाला, तो इंटेस्टाइन क्या सिक्रेट करेगी, एंटेरोगैस्ट्रोन। तो वो बोलेगी गैस्ट्रिन को कि भाई रुक जा, खाना मेरे पास आ गया, तुम्हारा काम हो गया, तो गैस्ट्रिन रुक जाएगा। तो एंटेरोगैस्ट्रोन का काम क्या है, गैस्ट्रिन को रोकना। गैस्ट्रिन से एक्टिवेट हुआ था, एंटेरोगैस्ट्रोन से रुक गया था। ऐसे ही सेम इंटेस्टाइन में भी उनके हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक है जो लीवर और बाइल सिक्रेट करवाएगा लीवर से। सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन पैनक्रियास से सिक्रेट करवाएगा। ये सब भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये कब पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन वाली सीरीज, इसका जो लास्ट वीडियो रहेगा ना सबसे, उसमें, क्योंकि ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं ली है, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन वाले में कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो कर लेंगे, वरना ऐसे तो 8 से 10 हार्मोन है। अब 8 से 10 हार्मोन थोड़ी याद करेंगे, जो सिर्फ काम के वो कर लेंगे, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, पूछे गए, वो पढ़ लेंगे बस, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें अपन पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाना एब्जॉर्ब कैसे हुआ, जो चीज़ें अभी बनी थी, ग्लूकोज ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें बनी थी ना, ग्लूकोज और सारी, ये एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, कौन सी प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, सारा ये, और एंड में डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे। और उसके बाद का जो लेक्चर होगा ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक में जितने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, या जो तुम गलत करने वाले हो करोगे
या जो मैंने गलत किया तो सारे मेरे पास अलग से लिखे हुए हैं, वो बता देंगे। और वो लेक्चर कुछ होगा 2-3 घंटे का, और उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो तुम्हारा डाइजेशन पूरा रिवाइव हो जाएगा उसमें। वो लेक्चर तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चलो।